वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निशा सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 9 का 11 चैप्टर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। क्लियर, चतुर्भुज क्या होती है। इससे पहले आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा लेसन 10, जिसमें आप लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम क्या होती है इसके बारे में आप लोग जाना होगा। इससे पहले हमारा जो 9 चैप्टर था वहाँ से हम लोगों का ज्योमेट्रिकल चीज़ स्टार्ट हुआ था, सरल रेखा एवं कोण से, जो कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के बेस पे पढ़े थे। आज हम लोग जानेंगे 11 चैप्टर में चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज के कितने अंग होते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे बेसिक फंडामेंटल नॉलेज में। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 11.1 11.2 के बारे में देखेंगे। चलिए तो पहला बेसिक फंडामेंटल से इसकी स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज से स्टार्ट करते हैं भाई। वास्तव में चतुर्भुज क्या होती है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्लियर, तो चलिए चतुर्भुज के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। वास्तव में चतुर्भुज होती क्या है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। किस तरीके से होती है चतुर्भुज इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चतुर्भुज क्या होती है इस चीज़ को देखते हैं। देखिए तो ये जो चतुर्भुज है भाई आप लोगों की क्या है, ये जो चतुर्भुज है आप लोगों की, ठीक है, क्या है ये आप लोगों की जो चतुर्भुज है भाई, ये चतुर्भुज किस तरीके से होती है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। वास्तव में चतुर्भुज किस तरीके से होती है इस चीज़ की गणना हम लोग यहाँ से करते हैं चतुर्भुज से। वास्तव में चतुर्भुज किस प्रकार की होती है, कैसी होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो आज का कंटेंट है वो क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वास्तव में चतुर्भुज होती क्या है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चतुर्भुज किस तरीके से होती है इसको हम लोग यहाँ से गणना करते हैं। चतुर्भुज किस तरीके से होती है, चतुर्भुज क्या होती है या कैसे बनती है इसकी हम लोग परिकल्पना करते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति ना। कितने भुजाओं से, 4 भुजाओं से। ठीक है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 4 भुजाओं से, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। क्लियर, जैसे कि यहाँ पर है आपके पास 4 भुजा इस तरीके से है, देखिए ये देख लीजिए। ठीक है, इसका नाम डिनोट करेंगे तो ये आप मान लेते हैं कि ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका क्या है, डी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। अब इस चतुर्भुज में शीर्ष क्या होती है और क्या बोलते हैं, भुजा क्या होती है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। यहाँ से देखिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब इसको वर्ग आयत के रूप में मत समझ लेना। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं इस तरीके से है, देखिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझते हैं पहला समझते हैं हम लोग भुजा किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये है, देखिए भुजा है, ये आपका भुजा का काम कर रहा है, ये भी आपका भुजा है, ये भी आपका क्या है, भुजा है, और ये भी क्या है, आपका भुजा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ से अब हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका ए है, ये क्या है आप लोगों का, ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। क्लियर, तो ये शीर्ष है, इसको बोला जाता है शीर्ष। जो भी लिखा हूँ मैं ए बी सी डी, इसको बोला जाता है शीर्ष। इसको क्या बोला जाता है, शीर्ष। इसको बोला जाता है शीर्ष। ये क्या है, आपके शीर्ष हैं, ये क्या है, आपके शीर्ष। इसको बोला जाता है शीर्ष।
ये आपके शीर्ष है, ये भी आपके क्या है, शीर्ष है, ये भी आपके क्या है, शीर्ष है, इसको शीर्ष बोला जाता है, ये भी आपके शीर्ष है। ठीक है, जब पहला शीर्ष दूसरा शीर्ष मिलता है तो भुजा बनता है, ये आपका बीसी भुजा बन जाएगा, इसको बीसी भुजा बोलते हैं। ये क्या बन जाएगा, सीडी भुजा बन जाएगा, ये आपका भुजा हो जाएगा, सीडी भुजा। ये क्या हो जाएगा, एडी भुजा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एबी भुजा हो जाएगा, इसको बोलते हैं कोण, कोण ए, ये हो जाएगा कोण बी, ये हो जाएगा कोण सी, ये हो जाएगा कोण डी। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग 1 बाय 1 इस चीज़ को देखते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, कितने भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष, 4 शीर्ष होते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। आप लोग डिनोट कर सकते हैं, पी क्यू आर एस टी के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शीर्ष देखिए, जब दो भुजा मिलते हैं, ये पहला भुजा ये दूसरा भुजा, तो शीर्ष बनता है। जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है, और जब दो शीर्ष मिलता है तो भुजा बनता है। क्लियर। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, 4 भुजा होते हैं। पहला ए बी भुजा, दूसरा बी सी भुजा, तीसरा सी डी भुजा, चौथा डी ए भुजा। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। अब 4 हैं तो 4 तो होंगे ही भाई, तो यहाँ पर लिखोगे चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। पहला कोण ए, दूसरा कोण बी, कोण सी, कोण डी। अब यहाँ पर शीर्ष देखिए, शीर्ष जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है, और दो भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव होता है तो वह कोण बनता है। तो वह क्या बनता है, वह कोण बनता है। ठीक है, तो शीर्ष ए और बी के बीच में देखते हैं हम लोग, ए और बी मिल करके ए बी भुजा बना लिए, शीर्ष बी और सी मिल के बी सी भुजा बना लिए, सी शीर्ष और डी शीर्ष मिल के सी डी भुजा बना लिए, और ए शीर्ष और डी शीर्ष मिल करके एडी भुजा बना लिए। क्लियर। तो यहाँ से आप लोगों को पूछा जाता है कि शीर्ष कब बनता है, तो जब दो भुजा मिलते हैं। जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। कितने भुजा मिलते हैं, 2 भुजा मिलते हैं, तो क्या बनता है, शीर्ष बनता है। जब 2 शीर्ष मिलते हैं क्या बनता है, भुजा बनता है। 2 शीर्षों के मिलने से भुजा बनता है, और 2 भुजाओं के मिलने से शीर्ष बनता है। अब यहाँ पर बात आती है कोण की। कोण किसको बोलते हैं, तो 2 भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव रहता है, 2 भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव है। देखिए, ये पहला भुजा, ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, दोनों बीच में ये क्षैतिज झुकाव, ये भुजा इस भुजा के बीच में क्षैतिज झुकाव, इस भुजा में ये क्षैतिज झुकाव, इस भुजा में क्षैतिज झुकाव, यही आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल। ये भी क्या कहलाएगा आपका, एंगल। तो 2 भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव होता है, 2 भुजाओं के बीच में क्या होता है, जो क्षैतिज झुकाव होता है, वही क्या कहलाता है आप लोगों का, एंगल कहलाता है। क्लियर। तो कोण किसको बोलते हैं, बोलने से 2 भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव होता है उसको कोण बोलते हैं। शीर्ष कब बनता है, जब 2 भुजा आपस में मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। भुजा कब बनता है, जब 2 शीर्ष आपस में मिलते हैं तो भुजा बनता है, और जब 2 भुजा आपस में मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। क्लियर। तो यहाँ से शीर्ष की दृष्टि से अगर हम लोग देखा जाए, यहाँ से अगर शीर्ष की बात किया जाए, यहाँ से शीर्ष की बात किया जाए, ठीक है, तो जब 2 भुजा मिलते हैं, जब 2 भुजा मिलते हैं, जब 2 भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है, शीर्ष बनता है, शीर्ष बनता है। ठीक है, जब 2 भुजा मिलते हैं तो आपस में क्या बनता है, शीर्ष बनता है। जैसे कि 2 भुजा, पहला देखिए, जब 2 भुजा मिलते हैं तो आपस में क्या मिलता है, शीर्ष बनता है। जैसे कि ए बी भुजा, ये वाला भुजा और बी सी भुजा मिल गया तो बी शीर्ष बन गया। ए बी और बी सी मिला तो क्या बनेगा, बी शीर्ष।
उसी प्रकार ए बी और ए डी मिलेगा तो क्या शीर्ष बनेगा ए। देखिए इसमें बी है, इसमें बी, इसलिए बी, इसमें ए है, इसमें ए, इसलिए ए। अब यहाँ पर बी सी और क्या है, बी सी और ए बी बनेगा तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है तो क्या बन गया बी। उसी प्रकार यहाँ पर बी सी है और क्या है सी डी है तो क्या शीर्ष बनेगा सी। और डी कब बनेगा, जब ए डी है और सी डी है तो डी और डी, तब क्या बनेगा ये डी शीर्ष। क्लियर। तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं तो क्या बनता है, शीर्षक निर्माण होता है। शीर्षक निर्माण कब होता है, जब दो भुजा मिलते हैं। जब दो भुजा मिलते हैं तो क्या बनता है, शीर्ष बनता है। कितने भुजा मिलते हैं, दो भुजा मिलते हैं तो कितना शीर्ष बनता है, एक शीर्ष। कितने शीर्ष मिलते हैं, भुजा बनता है, दो शीर्ष मिलते हैं तो एक भुजा बनता है। दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है, शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है। भुजा कब बनता है, जब शीर्ष मिलते हैं। कितना शीर्ष मिलते हैं, दो शीर्ष मिलते हैं। भुजा कब बनता है, शीर्ष मिलते हैं। शीर्ष कब बनता है, भुजा मिलते हैं। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा ये डायग्राम के बेस में। क्लियर। अब रही बात भुजा का हो गया, शीर्ष का कोण की बात। अब कोण किसको बोलते हैं भाई, तो दो भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव होता है। दो भुजाओं के बीच में क्या होता है, जो क्षैतिज झुकाव होता है। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर है दो भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव होता है उसको बोला जाता है कोण। दो भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव होता है उसको क्या बोला जाता है, कोण बोला जाता है। दो भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव होता है उसको क्या बोला जाता है, कोण। तो चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, तो चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, चार भुजा होते हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये आप लोगों के नाम डिनोट के ऊपर होता है, आप किस तरीके से नामकरण कर रहे हैं। आप अल्फाबेट ए बी सी डी के रूप में कर रहे हैं तो इस तरीके से नाम होगा। पी क्यू आर एस टी में करेंगे तो पी क्यू आर एस, पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी, ऐसे टाइप से हो जाएगा। क्लियर। ये आप लोगों का नामकरण डिनोट करने के आधार पर होता है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ लिए कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। कितने भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। क्लियर। अगर आप लोग नोट डाउन करते नहीं जा रहे हैं तो नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नोट डाउन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, तो चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, तो चार कोण होते हैं। अब बात आती है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का ये कितने अंश का होता है, बोलिए भाई, आप लोग भी बोलिए। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का ये कितने अंश का होता है, जी हाँ, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है 360 अंश का। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का अंक कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। मतलब चारों कोण को मिलाएंगे तो कितने का बनेगा, 360 का बनेगा। 360 से ज़्यादा नहीं बनेगा, ना ही कम नहीं बनेगा। क्लियर। अब बात करते हैं चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। अब विकर्ण किसको बोलते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं। फर्स्ट ये सेकंड। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। ठीक है। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज किसको बोलते हैं, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। अब चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, तो चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, तो चार कोण होते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज है जो कि आप लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत हायर क्लास जब आते जाते हैं तो बच्चे लोग इसको भूलते जाते हैं। इसलिए बेसिकली बेसिक फंडामेंटल के रूप में ये जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नॉर्मल चीज़, अगर नॉर्मल चीज़ को बेसिक को नहीं जानोगे तो आपका न्यू मजबूत नहीं होगा। इसलिए बेसिक को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये था आप लोगों का चतुर्भुज। चतुर्भुज इतने में आप लोगों को समझ में आ गया है कि चतुर्भुज किसको बोलते हैं, चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं, चतुर्भुज में शीर्ष किसको बोलते हैं, चतुर्भुज में भुजा किसको बोलते हैं, चतुर्भुज में कोण क्या है, विकर्ण क्या है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों के कितने अंश का होता है, चतुर्भुज में विकर्ण कितनी होती हैं। ये सारे चीज़ का जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल गया। ठीक है। अब आगे जानते हैं हम लोग चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में जानते हैं, चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। अब आगे हम लोग किसके बारे में जानते हैं, चतुर्भुज के प्रकार। अब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उनका उनसे क्या संबंध है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग इस चीज़ को, चतुर्भुज के प्रकार। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानते हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ से किसके बारे में जानते हैं, चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। चलिए, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए, तो चतुर्भुज के प्रकार को हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके इस चीज़ को देखते आते हैं, चतुर्भुज के प्रकार को। क्लियर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई हम लोग चतुर्भुज के प्रकार को, कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चतुर्भुज आपकी कितने प्रकार की होती है, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है। तो चलिए, पहला जो प्रकार होता है आपका भाई,
पहला जो प्रकार होता है वो पहला प्रकार क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। पहला जो प्रकार है, पहला तो इसके अंतर्गत आपका वर्ग आएगा भाई, वर्ग का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वर्ग आएगा, फिर क्या आता है भाई, आयत, वर्ग, फिर आयत, फिर क्या आता है, समलंब चतुर्भुज, फिर क्या आता है, समांतर चतुर्भुज, फिर क्या आता है, समचतुर्भुज, फिर क्या आता है, समचतुर्भुज। तो चलिए एक एक का हम लोग एनालिसिस करते हैं भाई। पहला तो वर्ग के बारे में जानते हैं, वर्ग आखिर के होता क्या है, इस चीज़ को जानते हैं। पहला होता है आपका वर्ग, ठीक है। दूसरा होता है आपका आयत, तीसरा होता है आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चौथा होता है आपका समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और ये होता है आपका समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। क्लियर। चलिए एक एक के बारे में आप जानते हैं। तो चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, आपकी चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। तो चतुर्भुज में हम लोग पहला वर्ग के बारे में जानते हैं, वर्ग क्या होता है, फिर आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, क्योंकि इसका एक एक ये कंटेंट है, इस कंटेंट के लिए ये सभी इसके लिए आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग, इस चीज़ को अच्छे से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। चलिए तो यहाँ से देखते जाते हैं हम लोग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ये सभी के बारे में हम लोग यहाँ से एनालिसिस करते हैं भाई। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते जाते हैं। तो पहला होता है आप लोगों का वर्ग, पहला जो आता है वो होता है आपका वर्ग, वर्ग, ठीक है। तो वर्ग किसको बोलते हैं, इस चीज़ को देखिए, ठीक है। जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, बराबर बराबर होती है, एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, एवं प्रत्येक कोण, एवं प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है, वर्ग कहलाती है। क्लियर। तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, एवं प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है, क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम के बेस से मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, देखिए इस तरीके से है ये आप लोगों को 1 2, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ये आपका चौथी भुजा, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। चारों भुजाएं आपस में क्या है, देखिए बराबर है। मान लेते हैं कि अगर ये ए है, या आपका बी है, या आपका सी है, या आपका क्या है, डी है, तो यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी ए, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 90 का होता है, सभी सम कोण होता है। कितने कितने का होता है, ये भी 90 का 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 है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि वर्ग क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, एवं प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के हो, वर्ग कहलाती है, क्योंकि ये भी एक चतुर्भुज है ना। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा होता है भाई आयत। दूसरा क्या होता है, आयत, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है।
इसमें जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, जैसे इस पैनल को देख लो, इस पैनल को देख लो, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर लिखो जिसकी आमने सामने की, जिसकी आमने सामने की भुजा, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है, आयत कहलाती है। तो यहाँ पर आयत देखते हैं, रेक्टेंगल को देखते हैं। अब आयत किसको बोलते हैं, तो जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, एवं प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। तो जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। और जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। तो आयत की बात करें तो आयत में आपका इस तरीके से हो जाएगा भाई, इसके बराबर ये आपका आयत कहलाएगा। देखिए इसके बराबर ये रहेगा, इसके बराबर ये रहेगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, आपका बी सी। और प्रत्येक कोण कितने अंश के रहेंगे, यहाँ पर ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, तो आयत के लिए देखते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। और जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। तो ये स्क्वायर हो गया, ये आपका आयत रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज देखते हैं भाई। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म बराबर एवं समांतर हो, जिसके दोनों युग्म बराबर एवं समांतर हो, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज में ये आपका दोनों युग्म इस तरीके से बराबर रहेगा, ये युग्म इसके बराबर रहेगा, ये युग्म इसके बराबर रहेगा। मतलब ए बी, ये सी डी, मतलब ए बी समांतर रहेगा सी डी और ए डी भी समांतर रहेगा आपका बी सी, और दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर भी रहेगा। क्लियर। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म बराबर एवं समांतर हो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो पहला वर्ग के बारे में देखें, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। आयत, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। और समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है, जिसका दोनों युग्म आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ए बी समांतर सी डी, ए डी समांतर बी सी, ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ए बी
बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी, बी सी बराबर ए डी, ए बी बराबर सी डी। इस तरीके से बराबर भी होगा और आपस में समांतर भी होगा। तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। आयत में प्रत्येक कोण कितने अंश का होते हैं? तो आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। किसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है? तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। किसकी आमने सामने भुजा बराबर होती है? तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर। दोनों में कॉमन चीज क्या है? तो दोनों में प्रत्येक कोण कितने अंश का होते हैं? 90 अंश का होती है। हालांकि वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि वर्ग आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। थर्ड चीज क्या है? समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब वर्ग की बात करें तो वर्ग में जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। आयत की बात करें तो जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। आयत में क्या हो गया? ए बी बराबर बी सी। यहाँ पर देख लीजिए तो वर्ग की बात है। वर्ग में क्या किए थे हम लोग? ए बी बराबर बी सी था, बी सी बराबर सी डी था, सी डी बराबर डी ए था, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। बट आयत में ऐसा नहीं होता भाई। ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, लेकिन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू होता है 90 डिग्री। क्लियर? समांतर चतुर्भुज की दृष्टि से अगर इस चीज को देखा जाए तो ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम लोग समलम चतुर्भुज। आगे हमारा क्या है भाई? समलम चतुर्भुज को देखते हैं भाई। समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज को हम लोग यहां से देखते हैं भाई। ऐसा चतुर्भुज, अब यहां पर देखिए डेफिनेशन को देखिए भाई। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके एक युग्म, ऐसा चतुर्भुज जिसके एक युग्म बराबर, जिसका एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो, परस्पर बराबर एवं समांतर हो, समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो, समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि इस तरीके से है आपके पास पैरेललोग्राम के बेस पे, इस तरीके से है। मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। या तो ये बराबर रहेगा या तो ये बराबर रहेगा, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी रहेगा या फिर ए सी पैरेलल टू बी डी रहेगा। दोनों में से एक रहेगा ना, दोनों में से एक रहेगा ये। ठीक है? या तो ए बी पैरेलल टू सी डी रहेगा या फिर ए सी पैरेलल टू बी डी रहेगा। ठीक है? तो ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो, समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो ये समलम चतुर्भुज हो गया। तो पहला हम लोग किसके बारे में पढ़े? वर्ग के बारे में, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। आयत के बारे में, जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समलम चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो, समलम चतुर्भुज कहलाती है। अब लास्ट है इसका समचतुर्भुज। अब हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज के बारे में। वास्तव में समचतुर्भुज होती क्या है, समचतुर्भुज क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज कहलाती है। चारों भुजाएं आपस में क्या हो भाई? बराबर हो। इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। क्लियर?
तो चलिए चतुर्भुज के प्रकार में हम लोग कितने पढ़ लिए भाई, समचतुर्भुज पढ़ लिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो समचतुर्भुज कहलाती है, और जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है वर्ग कहलाती है। आयत जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है आयत कहलाती है। किसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। किसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, वर्ग की। केवल किसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो समचतुर्भुज की। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है वर्ग कहलाती है। जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है आयत कहलाती है। ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म बराबर एवं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। ऐसा चतुर्भुज जिसके एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाती है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो समचतुर्भुज कहलाती है। ये क्या कहलाती है, समचतुर्भुज कहलाती है। क्लियर। तो ये था आज का हमारा जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के बेस में हम लोग देख रहे थे। वर्ग के बारे में देखे, आयत के बारे में देखे, समांतर चतुर्भुज के बारे में देखे, समलंब चतुर्भुज के बारे में देखे और समचतुर्भुज के बारे में देखे। तो इससे रिलेटेड जो आप लोगों का जो क्वेश्चन में आएगा, जो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन के बेस में आएगा, वो इसी की दृष्टि से रहेगा कि वास्तव में अगर ए बी समांतर सी डी है तो बी सी समांतर सी डी होगा या नहीं। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन रहेगा टर्निंग बेस पे रहेगा। तो आप लोगों को डेफिनेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। डेफिनेशन याद रहेगा तो उनके रूल्स आपको पता होंगे। चतुर्भुज किसको बोलते हैं, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज में कितने भुजाएं होते हैं, तो चार भुजाएं होती है। चतुर्भुज में शीर्ष कितने होते हैं, चार होते हैं। चतुर्भुज में कोण कितने होते हैं, चार होते हैं। चतुर्भुज में विकर्ण 2 होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। क्लियर। चतुर्भुज के प्रकार वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया। क्लियर। तो ये चतुर्भुज से रिलेटेड आप लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन था, जो भी आप लोगों का डेफिनेशन बेस था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सरसाइज के बेस पे। एक्सरसाइज में क्या होता है, 11.1 के बेस पे क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं, और 11.2 के बेस में क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से फटाफट देखते चले जाते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 11.1, संलग्न समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB और CD के मध्य बिंदु क्रमशः X और बिंदु क्रमशः X और Y है। सीधे कीजिए कि X Y समांतर चतुर्भुज है। इस चीज़ को हमको ज्ञात करना है। चलिए तो संलग्न समांतर भुजा, संलग्न है मतलब उससे अटैचमेंट है, उससे जुड़ा हुआ है भाई। उससे क्या है, अटैचमेंट है, उससे क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमको ये प्रूफ करना है कि AXCY भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। दिया है संलग्न समांतर चतुर्भुज, दिया है संलग्न समांतर चतुर्भुज, संलग्न समांतर चतुर्भुज ABCD में CD में AB का मध्य बिंदु X एवं CD का मध्य बिंदु Y है। मध्य बिंदु क्या है, Y है। तब सीधा करना कि X सी Y। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में, चूँकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाएं परस्पर, ठीक है, दोनों भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर होती है। समांतर एवं बराबर होती है। ठीक है। तो संलग्न समांतर चतुर्भुज ABCD में AB का मध्य बिंदु X एवं CD का मध्य बिंदु Y है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज दोनों भुजाएं परस्पर समांतर एवं क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए AB समांतर क्या है, AB समांतर क्या होगा, CD होगा। ये पहला समीकरण, मतलब AB बराबर क्या होगा, CD। दूसरा AD समांतर क्या हो जाएगा, AD समांतर क्या हो जाएगा, BC। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2।
मतलब AD बराबर क्या हो जाएगा BC। ठीक है, तो चूँकि AB समांतर CD है, AB समांतर CD है, इसलिए AX इसलिए AY ना, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर AY हो जाएगा। AY समांतर क्या हो जाएगा, AY समांतर क्या हो जाएगा CX, मतलब AY बराबर CX। ये समीकरण क्या हो जाएगा 3। तथा क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या है, AB समांतर CD है और AD समांतर आपका BC है, इसलिए ठीक है क्या हो जाएगा AX समांतर भी क्या हो जाएगा CY। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से चूंकि ये दोनों का मध्य बिंदु है, इसलिए अगर AB समांतर है तो उसके मध्य बिंदु भी उससे खींचे गए रेखा के साथ क्या होंगे, समांतर होंगे। जैसे समीकरण 3 व 4 से AXCY एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आप अपने अनुसार अपना स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एक AXCY एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर। तो संलग्न समांतर चतुर्भुज ABCD के भुजा AB और CD का मध्य बिंदु क्रमशः X और CD का मध्य बिंदु Y है, तो सिद्ध कीजिए कि X और CY समांतर चतुर्भुज था। तो ये समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि दोनों भुज आपस में क्या होती है, बराबर होती है और आपस में क्या होती है, समांतर होती है। क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे था, जब हमारे पास संलग्न समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB और CD के मध्य बिंदु क्रमशः X और Y के रूप में था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।